हम आज का जो पॉडकास्ट है उसमें जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फायर अवेयरनेस, फायर सेफ्टी कह दें। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम साद खान साहब, जो खुद कंसल्टेंट हैं फायर सेफ्टी के। या जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ या जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन कम हो। How important is this for a common man to know about this hazard? अगर हम ऐसे स्टेटिस्टिकल डेटा ले लें तो जो WHO की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक एनुअल 1,80,000 लोग फायर इंसिडेंट से मरते हैं। लोगों के घरों में जो आग वगैरह लगती है ये मेजर पोर्शन है। जो 95% चंक है वो सिर्फ रेजिडेंशियल है, हाउस होल्ड से रिलेटेड है। तो अगर आग लग जाए तो फ़ौरन हमें थोड़ा ये भी एजुकेट कर ले कि एक आम जो बंदा है उसके लिए क्या टिप्स है कि वो फ़ौरन उसको किस तरह से फेस कर सकते। तो फायर के केस में ना पहले तो ये कि हम इसको डिले नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कोई बंदा देख ले तो हमें रिएक्ट करना चाहिए क्विकली। ओके। लेकिन क्विक रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक अपने बैलेंस खो जाए। सही है, आपको काम ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम, 3D पॉडकास्ट में खुशामदीद और मैं हूँ सालार लतीफ़। ख़वातीन और हज़रात, चूँकि हमारा तुर्रा इम्तियाज़ तो सिंधी पॉडकास्ट हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अहम मसाइल होते हैं इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के जिनकी गुंजाइश मौजूद होती है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और इसी ज़िम्न में आज जो है एक उर्दू पॉडकास्ट लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और हम आज का जो पॉडकास्ट है उसमें जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फायर अवेयरनेस, फायर सेफ्टी कह दें, क्योंकि फायर का अभी हाल ही में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया में गर्दिश कर रहा है कि अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड कंट्री में लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी वाइल्ड फायर्स हुई हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस सिलसिले में एक क्वेश्चन बहरहाल ये मौजूद है कि हमारे पास क्या इस तरह का, गॉड फॉरबिड्स अगर फ्यूचर में कोई मिसहैप हो जाए तो आर वी इक्विप्ड विद सच मैकेनिज्म टू डील ऑल दैट। तो लेकिन इसके लिए यह है कि हम अभी जैसा कि हम कराची में बैठे हैं तो शहर कराची में स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज़्यादा हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स में हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि जो फायर के वाक़यात हैं वो होते हैं, लेकिन उनमें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अगर जिनका इल्म हो, जिनका इदराक हो, तो वो हम प्रैक्टिस करके उनसे गेट रिड कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात ढूँढने के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ इस पॉडकास्ट में। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम साद खान साहब, जो खुद कंसल्टेंट हैं फायर सेफ्टी के एंड ही इज़ हैविंग ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो आज हम उनसे इस सब्जेक्ट पर थोड़ा जानकारी लेंगे। साद भाई, वेलकम टू 3D पॉडकास्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को, नाज़रीन को। जी कैसे सलाम भाई, हैं आप सुनाएं। फाइन सर, लॉन्ग अवेटेड पॉडकास्ट, बिल आखिर हम सीटेड हो ही गए। हाँ, बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल लिया है। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। जी मोस्ट क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपका बड़ा जो है ना एक बिजी स्केड्यूल होता है और वैसे आपका सब्जेक्ट भी ऐसा है कि उस पे बिजी रहना भी चाहिए। जी कैसी ज़िंदगी गुजरी आपकी? अल्लाह करम है, आप सुनाएं। फाइन, ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक़ है साद भाई? थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए इंट्रोडक्शन आप बता दें और एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी बेसिकली मेरा जो बेसिक ताल्लुक़ है मैं स्वात से हूँ। राइट। और मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग है और हायर एजुकेशन है वो कराची से ज़्यादातर हासिल की है। कराची में मैंने फ़र्स्ट बैचलर किया इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने डुअल मास्टर्स किए इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर फील्ड को हम देख ले तो मेरा जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है फायर सेफ्टी फील्ड में, आई हैव ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड एक्सपीरियंस। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्सिफाइड फील्ड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस रहा है, असेसमेंट से रिलेटेड भी रहा है और इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहा। तो ये जो फायर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर इश्यूज़ हमने जो नोट किए, जितनी भी मेगा सिटीज़ है या जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ या जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन कम हो। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें फील्ड के बारे में। तो वैसे साद भाई, आपका जो मास्टर्स था और इंजीनियरिंग में जो आपने बी किया है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में था? बेसिकली मैंने जो बैचलर किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया दाऊद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 मास्टर्स किए। एक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है और दूसरा मैंने ऑटोमेशन कंट्रोल में किया है। लेकिन जो मेरी मास्टर की थीसिस थी उस पे मैंने फायर सेफ्टी से रिलेटेड एक रिसर्च की है और काफ़ी चीज़ें हमने स्टडी की है। तो बेसिकली मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड भी आप कह सकते हैं कि फायर से रिलेटेड है, प्लस मेरा जो फिज़िकल एक्सपीरियंस है उसमें भी मुझे काफ़ी
अवेयरनेस मिली है फील्ड से रिलेटेड। तो फिर फायर की तरफ डाइवर्जन किस तरह हुई आपकी लाइफ की? बेसिकली मैंने जब इनिशियली अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल फील्ड में मैं स्टेप इन हुआ, तो मेरी जो इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी वो डील करती थी पंप से रिलेटेड ओके। इक्विपमेंट्स में। तो वहाँ से हमने एक इंजीनियरिंग थॉट शुरू कर दी कि यार पाकिस्तान में, क्योंकि जितने भी कराची में स्टार्टअप्स है वो ज़्यादातर लिंक्ड होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जी डेफिनेटली। और इंडस्ट्री सेक्टर में जो सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस है वो काफ़ी मौजूद है। तो हमने उस टाइम, क्योंकि बिज़नेस वॉल्यूम को देखना था, तो हमने फायर सेफ्टी में एक स्टेप ले लिया इन होने का। ओके। तो वहाँ से इन हो के फिर हमने डिफरेंट वेंडर्स के साथ काम किया, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन हमने अटेंड किए, काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है। तो इस तरह करते करते ना फील्ड में मेरी एक इंटरेस्ट शुरू हो गई। राइट। तो जब मैंने फील्ड में काफ़ी अर्सा तक काम किया, तो मैंने उस टाइम सोचा कि यार अब अगर हम ये कर ले कि जो इस फील्ड से रिलेटेड इंजीनियरिंग है वो भी पाकिस्तान में शुरू करें। पाकिस्तान में है कंसल्टेंसीज बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें देख ले तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं, कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंसी से या कोई मैन्युफैक्चरर से हेल्प लेके ये चीज़ें करते हैं। तो हमने उस टाइम एक माइंडसेट बनाया कि यार क्यों ना हम इस इंजीनियरिंग को पाकिस्तान में ही ओके। वो करते, पाकिस्तान में ही शुरू कर दे। इससे कम से कम फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर लोगों को हम अप्रोच करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये सोचते हुए हमने एलिगेंट इंजीनियरिंग के नाम से एक कंसल्टिंग फर्म का स्टार्ट ले लिया, और एलिगेंट इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म से हम इंडस्ट्री से रिलेटेड, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, और इवन ये कि रेजिडेंशियल से रिलेटेड जितनी भी फायर सेफ्टी असेसमेंट है, डिज़ाइनिंग है, इसके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो अभी अगर हम आए फॉर्मली जी आपके जी इस जी सब्जेक्ट के ऊपर, तो साद भाई, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर अ कॉमन मैन टू नो अबाउट दिस हज़ार्ड? लेकिन क्योंकि हमारे पास देखें बहुत सारे वाक़यात होते हैं, स्पेशली जब हम कराची में बैठे हैं इस वक्त। जी। तो डू यू थिंक कि लोगों को अगर अवेयरनेस होनी चाहिए तो बहुत हद तक बचाव हो सकता है? लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा हूँ इसके साथ साथ आपके कि कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या आम बंदे की लाइफ में? बेसिकली अगर हम अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा ले लें, जी। तो जो WHO की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक एनुअल 1,80,000 लोग फायर इंसिडेंट से मरते हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिक बात कर ले तो पाकिस्तान में तकरीबन 16,000 to 18,000 फायर इंसिडेंट्स होते हैं एनुअल, जिसमें से 1200 से लेकर 1800 तक जो एवरेज अभी तक डेवलप हुआ है उसके मुताबिक इतने लोग, उन लोगों की डेथ हो जाती है, और इंजरीज, डिसेबिलिटीज़ वो इससे हट के है। ओके। तो अगर इन चीज़ों को हम काउंट कर ले तो ये एक मेजर पॉपुलेशन इंसिडेंट्स जो होते हैं ना वो फायर से लिंक्ड है। अच्छा, ये जो फायर है इसमें फिर अगर हम फर्दर एक ट्रेंड को देखें तो जितनी भी फायर इंसिडेंट होते हैं ओवर द वर्ल्ड, उसमें 95% फायर इंसिडेंट होते हैं हाउस होल्ड्स में। ओके। हाउस होल्ड का मतलब कि जो रेजिडेंस है, जो रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के घरों में जो आग वगैरह लगती है, ये मेजर पोर्शन है। जो 95% चंक है वो सिर्फ रेजिडेंशियल है, हाउस होल्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा जो डिफरेंट फायर इंसिडेंट होते हैं वर्क प्लेस में भी होते हैं। वर्क प्लेस फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्री को ले लें या कोई कंपनी को ले लें जहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पे भी फायर इंसिडेंट्स हो जाते हैं। और लास्टली जो एक और रीज़न, एक और सेक्टर है जहाँ फायर बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, वो वाइल्ड फायर्स। क्योंकि वाइल्ड फायर में न अभी सिर्फ रिसेंटली भी हमने एक वाक़या जी जी देखा है। जी तो इसमें न सिर्फ ह्यूमन इफेक्ट होते हैं, ह्यूमन के साथ दूसरी जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, वाइल्ड फायर इंसिडेंट जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं या बलूचिस्तान से रिलेटेड एरियाज़ में, जहाँ पे होता ही है कि आजकल क्योंकि आप लोग को पता है क्लाइमेट इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा जी है, डेफिनेटली। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर जनरेट होती है। तो इससे रिसेंटली अभी आप अगर पिछले 2-3 महीने की या पिछले 1 साल की रिकॉर्ड देख ले तो KPK में बहुत ज़्यादा एरियाज़ में वाइल्ड फायर्स जनरेट हुई है। इसके अलावा बलूचिस्तान में 1-2 एरिया में वाइल्ड फायर लगी है, जो कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म फिर नहीं है इनको कंट्रोल करने का। लेकिन ये जो है ना, ये पाकिस्तान में जो मेजर काजेज़ है, अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो इंडस्ट्रीज़, हाउस होल्ड एंड वाइल्ड फायर्स, ये हमारे पास 3 मेजर सेक्टर है जहाँ पे फायर के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट है। तो इसमें साद भाई अगर देखा जाए तो ये आपने टाइप्स तो हमें बता दिए और ये भी बता दिया कि किस मैक्रो लेवल पे नुकसानात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो हम एक और चीज़ एड अप यस कर दें, यस इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो कितनी है। जी अगर हम पॉपुलेशन एस्टिमेट्स को देख ले तो जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस होते हैं या अबव 70 जो लोग होते हैं
वो मैक्सिमम इफेक्ट होते हैं ओके। डेथ्स के इंसिडेंट्स में। जो यंग लोग होते हैं वो तो काफ़ी लेस इफेक्ट होते हैं, इंजरीज आ जाती है, डिसेबिलिटीज आ जाती है, लेकिन जो डेथ के ज़्यादातर इफेक्टीज है वो या चिल्ड्रंस है या ज़्यादा उम्र के लोग ओके, हैं। उम्र तो से इस ज़्यादा। वजह से इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो हम इस चीज़ के बारे में कुछ फर्दर स्टेप नहीं ले सकते। तो इसमें साथ भाई वैसे आपकी क्या असेसमेंट है कि जब फायर की कैजुअलिटीज होती हैं ऐसे वाकयात में, तो क्या वो इस इंसिडेंट की वजह से हैं या एक ट्रॉमा की वजह से हैं, सफोकेशन की वजह से हैं? बेसिकली ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मैक्सिमम डेथ की काजेज होती है वो होती है भीड़, इस टाइप की ओके। एनवायरनमेंट होती है। ओके। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक प्रॉपर मैकेनिज्म पता नहीं है कि हमें फायर सिचुएशन में किस तरह अपने आप को कंट्रोल रखना है, फायर की सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ये गाइडेंस हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास कम्युनिटी बेसिस पे है कि हमारे पास अगर कोई कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, ना हमारे पास किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। लोग अडॉप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत बहुत राइट। इश्यूज है जिसको हमें टाइम के साथ सही करना पड़ेगा इस चीज़ को प्रॉपर हैंडल करने के लिए। ओके। जी साहब भाई आपने जैसे अभी हमें टाइप्स बताई, तो आपने ये भी बताया कि 95% जो इसका है एक रेशो वो हाउस होल्ड में जी है। और इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स भी होंगे वो क्योंकि डायरेक्टली एक चीज़ हो गई ना, हाउस होल्ड के साथ मुंसलिक हो गई, तो दैट इज़ कंसर्न विद एवरीवन। जी। इसमें मेन कॉजेज क्या हो सकती हैं? अच्छा, अगर हम बात कर ले हाउस होल्ड की, जी। तो हाउस होल्ड में हमारे पास सबसे मेन जो काज है वो है कुकिंग इंसिडेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, जो स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं, हम या प्रॉपर इसको लुक आफ्टर नहीं करते, या हम प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अभी मैंने घर पे एक बर्तन रख के उसमें मैंने पानी गर्म करना है जी। या मैंने वहाँ पे जाके कोई सालन पकाना है और मैं इसको अनअटेंडेड छोड़ के किसी और काम में लग जाऊँ, तो होता क्या है कि इस टाइप की जो केयरलेसनेस होती है इसकी वजह से इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो मेजर काज है हाउस होल्ड में वो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट शॉर्ट सर्किट्स। सर्किट्स। अगर हम देखें अपने मैक्सिमम रेजिडेंशियल एरियाज़ को देखें तो हमारे पास घरों की प्रॉपर वायरिंग की लोड कैलकुलेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं घर में हूँ, मैं यहाँ पे एसी चला रहा हूँ, तो मेरी ये कैलकुलेशन नहीं होती कि इस एसी को लोड प्रोवाइड करने के लिए मुझे वायर किस कैपेसिटी का चाहिए। तो अगर मेरी वायरिंग प्रॉपर साइज़ नहीं है, मेरे इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, मेरी लोड प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो ओवर हीट हो जाती है, और ओवर हीटिंग की वजह से भी एक मेजर कॉज होता है फायर इंसिडेंट्स का। जो कि अगर हम पाकिस्तान में पिछली हिस्ट्री देख लें तो मैक्सिमम जो हाउस होल्ड में इंसिडेंट होती है उसमें या तो ये कुकिंग से रिलेटेड इंसिडेंट्स है, किसी ने सिलेंडर वगैरह खुला छोड़ दिया, गैस का ख्याल नहीं किया, वो बर्स्ट हो गया, या कोई फायर इग्निट हो गई, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं। तो इन दोनों को जो हम एज अ मेजर काज जो है ना, ये दो चीज़ें कंसिडर करेंगे। राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और भी मेन काज है जो हीटिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो लोग क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट जी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि रात को सो रहे हैं तो भी हीटर चल रहा है, जी। दिन को निकल रहे हैं तो भी हीटर चल रहा है, उसको अनअटेंड छोड़ देते हैं। तो अनअटेंडेंट्स की वजह से क्या होता है कि इसमें भी फायर रिस्क जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास सर्टेन कॉज है हाउस होल्ड से रिलेटेड। अगर हम हाउस होल्ड से हट के वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट के अलावा हमारे पास किसी इक्विपमेंट की मेल फंक्शनिंग हो गई। फॉर एग्जांपल कोई मशीन प्रॉपर चल नहीं रहा तो वो स्पार्किंग जनरेट करके फायर का एक मेन काज बन जाता है। और अगर हम वाइल्ड फायर को कंसिडर करें तो वो ज़्यादातर नेचुरल उसके रीजंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर ले तो इस टाइप की एनवायरनमेंट की वजह से ये फायर हमारे पास ज़्यादातर काज हो जाते हैं। ओके जी। साहब भाई ये तो आपने अभी बताया कि डोमेस्टिक उस पे, लेकिन अभी हम अगर पाकिस्तान में देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो इंडस्ट्रियल रहे हैं। जी, इंडस्ट्री के अंदर भी क्या यही कॉजेज होती हैं या वहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है सिनेरियो? बेसिकली ओवरऑल कॉजेज यही है, लेकिन इंडस्ट्री में जो मेन रीज़न है ना वो समझे हमारे पास हाउस कीपिंग की है। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह देखें कि यार एक जगह पे हम सामान स्टोर कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, कहीं पे हमने अगर हम कराची में ही देख ले तो इंडस्ट्री बहुत कंजस्टेड लोकेशंस में बनी हुई है। इससे होता क्या है कि आपको एक इंडस्ट्री के अंदर स्टोरेज भी मिल रही है, उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रोडक्शन भी मिल रही है, वहाँ पे आपको लोगों की मूवमेंट भी मिल रही है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर ले कि हमारे प्रोडक्शन एरिया अलग हो, हमारी जो पैकिंग एरिया है वो अलग हो, हमारी स्टोरेज एरिया अलग हो, इनके बीच में डिस्टेंस हो, तो इस प्रॉपर हाउस कीपिंग की वजह से ना हम इंडस्ट्रियल फायर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इंसिडेंट्स को।
ओके। दूसरा, इंडस्ट्री में जो मेन काज होता है वो मशीन की माल फंक्शनिंग भी होती है। कभी कभार ये होता है कोई हमने मशीन पे काम करे, चलते चलते मशीन ख़राब हो गई, उसे ख़राब मशीन को हमने टाइमली हैंडल नहीं किया, इसको अटेंड नहीं किया, और इसकी वजह से वो फॉल्ट जो है वो एक्सपेंड होके एक राइट। फायर की फ्रैक्शन की वजह से फायर उसमें जनरेट हुई। तो ये हमारे पास मेन रीजन ये है तो आपने इंडस्ट्री जनरल बता दिया, लेकिन जी। पाकिस्तान में एक और भी होता है इंडस्ट्रीज का, जो बल्दिया फैक्ट्री में हम देख चुके हैं। बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड ना पाकिस्तान में जो अभी तक दो इंसिडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा लोगों की नज़र में आए। एक तो 2012 का ये बल्दिया का इंसिडेंट है। जी। अगर इसको हम देख ले तो इसमें तकरीबन 260 डेथ्स हुई थी, और इसको अगर हम कंसिडर कर ले कि यार ये क्यों हुआ, जी। उसकी पेची रीज़न क्या थी। अगर आप न्यूज़ को देख ले तो न्यूज़ में मैक्सिमम आपको ये देखने में मिलेगा कि यार शॉर्ट सर्किट हो गई। अच्छा, हालांकि इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स होती है। इन केस आग लग भी गई तो ये 260 डेथ्स कैसी हुई? ये 260 डेथ फायर की वजह से नहीं हुई। ये वही दो रीज़न है ओके। कि यार एक तो फायर लग गई, फायर के केस में लोगों को अवेयरनेस नहीं है करना क्या है। लोग आगे पीछे एक दूसरे के साथ जल्दी के चक्कर में एग्जैक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि यार आपके पास प्लान्स नहीं है कि फायर के केस में आपके पास एस्केप रूट के प्लान्स क्या है। अगर आपके पास कहीं पे आग लग जाती है तो आपने आग के कंडीशन में क्या करना है वो आगे हम चल के डिस्कस कर लेंगे। ओके। उसके पूरे एक स्टेप्स है, अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम से कम कर सकते हैं। तो ये फिर मोस्ट लाइकली नहीं होंगे। एक तो बल्दिया था, दूसरा कौन जी। सा है? दूसरा हमारे पास अभी रिसेंटली लाहौर में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, राइट। जिसमें तकरीबन 2021 की बात कर रहा हूँ। उसमें भी तकरीबन 25 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। ओके। तो ये जो दो मेजर इंसिडेंट है ये पाकिस्तान में है इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। इसके अलावा हज़ारों और भी होते हैं जो कभी लोगों की नज़र में आती नहीं, कभी न्यूज़ को पता नहीं चलती, कभी लोग इसको कुछ और इश्यूज बना के वो करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और ट्रेंड भी है इंडस्ट्रीज़ में। लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री की इंश्योरेंस करा देते हैं। ओके। तो इस केस में क्या करते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री इस वजह से भी तबाह हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, रात को कोई शॉर्ट सर्किट कर दिया, कुछ और कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उन्होंने क्या किया, डेलिबरेटली Okay. उसको वो कर दिया। लेकिन उसमें हमारे पास अभी तक जितनी भी इंसिडेंट हुए उसमें हमारे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ्स की वो नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन उससे इफेक्ट बहुत कम होती है। इक्विपमेंट इफेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है, तो वो उस प्रोसेस में भी करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये दो मेजर इंसिडेंट है जो पाकिस्तान में हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि इन चीज़ों को, वहाँ पे क्या कमी थी, क्या चीज़ें नहीं थी कि जिसको इम्प्रूव करके लोग अपने आप को इस इंसिडेंट से बचा सकते हैं या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है साहब भाई। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या होने चाहिए? अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर अगर हम बात कर ले तो इसको ना हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हम इसको हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रिवेंटिव एक्शन डिफाइन कर लेंगे। दूसरा हम इसको अवेयरनेस से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड वो कर देंगे। और तीसरी कैटेगरी हम डिफाइन कर लेंगे कि हमें इसको प्रिवेंट या फाइट कैसे करना है। तो अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं कि फायर को हम फाइट कैसे करें या फायर को हम प्रिवेंट कैसे करें, इसको हम डिटेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं फायर प्रोटेक्शन के, जो ज़्यादातर हम डिज़ाइन भी करते हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हाउस होल्ड की अलग होती है, वाइल्ड फायर में फिर अलग रिक्वायरमेंट आपके पास। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात कर ले तो हमें खासकर हाउस होल्ड में स्मोक डिटेक्टर्स कम से कम लगाने चाहिए। स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स। और आजकल तो मार्केट में चाइना के बने हुए आते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जो वायरलेस भी होते हैं। आपके पास डिटेक्टर के अंदर बैटरी लगी होती है, आप उसको जाके यूटिलाइज़ कर ले। जैसे ही कोई स्मोक जनरेट होगा, हीट एक लिमिट से ऊपर जनरेट होगी, तो वो आपको डिटेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन दे देगी। तो अगर हमारे पास फायर डिटेक्शन सिस्टम लगे हुए हाउस होल्ड में तो हम इन इंसिडेंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपको टाइमली पता चल जाएगा कि यार फायर जनरेट हो रही है, फायर जनरेट हो गई है। तो जो आपका इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो डिफाइन करता है कि आउटकम क्या होगा। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज पे उसको कोर किया, उसको डिटेक्ट किया, उसको कोर किया, तो आप उसको एक बड़ी इंसिडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी जो हाउस होल्ड में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए वो है फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारे पास जितनी भी, अगर आप अपार्टमेंट देखें, जो अभी नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, इनमें तो ज़्यादातर लोगों में भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। तो लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक्सटिंग्विशर्स रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक्सटिंग्विशर रखने के बावजूद उनको ये पता नहीं होता कि ये एक्सपायर है या वर्किंग है, उनको ऑपरेशन का पता नहीं होता। तो हमें ये चाहिए कि कम्युनिटी लेवल पे हम इन चीज़ों की ना अवेयरनेस क्रिएट कर लें, लोगों को। दूसरी बात पे फिर मैं आता हूँ कि एजुकेट करें। खासकर बच्चों को स्कूल्स में हमारे पास ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो बच्चों को फायर ड्रिल वगैरह करा सके, बच्चों को बता सके कि यार फायर के केस में आप लोगों ने क्या स्टेप्स लेने हैं।
इस तरह हमारे पास अगर जो यंगस्टर्स है या बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको कम्युनिटीज़ की तरफ से ऐसे प्रोग्राम प्लान होने चाहिए जिसमें उनको प्रॉपर अवेयरनेस और व्हाट टू डू एक कॉन्सेप्ट मिल सके कि फायर के केस या फायर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। राइट। अच्छा, और अगर थर्ड चीज़ हम डिस्कस कर ले तो वो है हाउस कीपिंग से रिलेटेड। हमें बेसिकली रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो हमें करना क्या चाहिए कि जो हमारे पास कंबस्टेबल मटेरियल हो, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें फायर लगने के चांसेस ज़्यादा हो, तो उनको हम एक सेपरेट एरिया में स्टोर करें या वहाँ पे प्लेस करें कि जो हमें पता हो कि यार ये एक सेपरेटेड एरिया है, मतलब कोई सेपरेशन हो। दूसरा ये कि जो हमारे जितनी भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, अगर हम कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको हमें प्रॉपर अटेंड करना चाहिए, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मेजर काज होता है। अगर इस चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर ले तो यहाँ से हम ये रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है घर का, इसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी घर में वायरिंग हुई है, काफ़ी पुरानी वायरिंग है, तो हमें करना ही चाहिए कि इन चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। जो हमारी सेफ्टीज़ है, खासकर अगर हमारे घर में कोई ब्रेकर्स लगे हुए तो हमें इनके फंक्शनलिटी चेक करनी चाहिए कि आया ये ऑपरेशनल है कि नहीं है, ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हम इन फायर के काजेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसको टाइमली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके। और साथ में इसमें जैसे पहले आपने बताया कि स्टैम्पेड के वाक़यात में ज़्यादातर नुकसान होने का खदशा होता है, तो अगर आग लग जाए तो फ़ौरन हमें एक थोड़ा ये भी एजुकेट कर लें कि एक आम जो बंदा है उसके लिए क्या टिप्स है कि वो फ़ौरन उसको किस तरह से हम फेस कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम फायर के केस में हमें क्या करना चाहिए, सिंपल। जी। तो फायर के केस में ना पहले तो ये कि हम इसको डिले नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कोई बंदा देख ले तो हमें रिएक्ट करना चाहिए क्विकली। ओके। लेकिन क्विक रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक अपने बैलेंस खो जाए, सही है, आपको काम ही रहना है, काम Present रहना minded है, रिएक्ट क्विकली करना है। रिएक्ट क्विकली क्या करना है, आपने जो स्टेप्स लेने हैं वो आपने लेने हैं क्विकली। ओके। आपने ये नहीं करना कि आपने एक फायर लगी तो आप जल्दी, अगर आपने फॉर एग्जांपल उस जगह से निकलना है तो आपने ये भी नहीं करना कि आप इधर उधर देखते हुए नहीं बस जहां रास्ता मिलता है वहां से निकल गए। तो आपको क्विक रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन काम भी रहना चाहिए। मतलब उस कंडीशन में आपके जो आसाब होते हैं वो आपके पास मेन एक पावर है, आप उसको यूटिलाइज प्रॉपर कर ले। तो जहाँ भी फर्स्ट आपको ये करना चाहिए कि अगर फायर लग जाती है तो आपको एक तो रिएक्ट करना है क्विक। क्विक रिएक्ट का मतलब कि अगर आपके पास कोई एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिससे आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने वो यूटिलाइज करनी है, लेकिन काम होके एक जल्दी के उसमें नहीं कि आप बिल्कुल अपने बैलेंस को ले और कुछ करना कुछ या करे कुछ और। सेकेंडली, आपको इवॉक्वेट या इवॉक्वेशन का पता होना चाहिए कि आप अगर कहीं पे आग लगी है तो आपने ये नहीं करना कि यार आग लगी है तो मैंने इसको कंट्रोल ही करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी फायर को मैंने किल कैसे करना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इवॉक्वेट करेंगे, उस जगह को खाली करेंगे। अब जगह को खाली कैसे करेंगे, एक तो आपके पास ये है कि आपको पता हो कि यार सामने आग लगी हुई एक डोर है, तो आप ये नहीं करेंगे कि उस डोर के पीछे चले जाए, आपके पास दूसरा डोर है उस डोर को ले लें। कोई और एग्जैक्ट नियर आपको मिल रहा है जहाँ से आप सेफली इवॉक्वेट कर सकते हैं तो आप इवॉक्वेट करें। थर्ड, आपको दूसरों को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी एक रूम में आग लग गई, घर में एक रूम है, उसी रूम में आग लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर वालों को सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे आपके पास डिफरेंट मेथड्स है। आपके पास अगर मोबाइल अवेलेबल है तो आप किसी को कॉल करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर उस टाइम मोबाइल आप कब यूटिलाइज कर सकेंगे, जब आप काम होंगे तो आप किसी को कॉल कर सकेंगे, अगर काम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। या अगर इन केस आपके पास मोबाइल नहीं है, नेक्स्ट डोर वो रहता है, नेक्स्ट रूम में रहता है, तो आप उसको दरवाज़ा नॉक करके कोई आवाज़ दे के कोई भी एक सिग्नल यूज़ करके आप दूसरों को इन्फॉर्म कर लें, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरी होता है कि लोग पहले अपने आप को सेफ्टी इंश्योर कर लें, मटेरियल प्रॉपर्टी ये चीज़ें बाद में। तो आप क्या करें कि पहले अपने आप को सेफली एवोकुएट कर लें और उसके बाद आप दूसरों को इन्फॉर्म कर लें। तो ये भी नहीं है कि आप खुद ही फायर के अंदर फंसे हुए और आप ये करें कि यार दूसरों को बता रहे कि यार निकलो आग लगी है, नहीं। फर्स्ट अपने आप को एवोकुएट कर ले, इंश्योर कर ले अपनी सेफ्टी, उसके बाद दूसरों को भी इन्फॉर्म कर दे कि यार इस कंडीशन में क्या हुआ है। नेक्स्ट आप ये कर ले कि इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म कर ले। जैसे कराची में अगर हम बात कर ले, पाकिस्तान में बात कर ले, तो हमारे पास 15 है पुलिस का, 115 है एम्बुलेंस का, ईदी का, इसके अलावा रिस्क 1112 है। ये ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर है कि हर अपार्टमेंट में या हर घर पे बंदे के पास अवेलेबल होती है। वो नहीं कि आप मोबाइल को देख लेंगे तो भी आपके पास इमरजेंसी नंबर में ये नंबर अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन है, उनका काम है, तो उसको ना प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि जो
अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप जिस जगह पे रहते हैं वो हाई राइज बिल्डिंग है, राइट, सिंगल फ्लोर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अगर इवैक्यूएट करना है तो आपको दो पाथ मिल जाते हैं, या तो एलिवेटर है या स्टेयर्स है। तो कोशिश ये करें कि एलिवेटर यूज़ नहीं करें फायर के केस में। ओके, जी, एलिवेटर में एक फायरमैन का बटन होता है, वो उस टाइम पे प्रेस करके एलिवेटर को साइड पे डिसेबल कर दे। जो भी लोग इवैक्यूएट करें वो स्टेयर्स के थ्रू करें। तो ये नहीं करे कि यार एलिवेटर की तरफ रशन हो, वहाँ पे कुछ वो हो या ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपके डैमेज हो। सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर इन केस अब ऐसी कंडीशन आती है कि आप फंस गए फायर में, अब आप एक रूम में हैं, उधर फायर लगी है, तो अगर आप ट्रैप हो गए तो ट्रैप की कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ट्रैप की कंडीशन में आपको तो एक ये करना चाहिए कि अगर आपके रूम में कहीं से स्मोक आ रही है या फायर जनरेट हो गई है या कहीं से आपके पास स्मोक आ रही है, तो सबसे पहले आपने स्मोक को ब्लॉक करना है, क्योंकि जो फायर के केस में मैक्सिमम डेथ्स अकर होती है वो स्मोक की वजह से होती है, क्योंकि स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि पॉइजनस गैस है। तो अगर हम ऐसे ट्रेंड देख ले तो फायर से जलते कम लोग हैं, मरते ज़्यादा लोग हैं। वो जो ज़्यादा लोग की डेथ होती है उसका एक की फैक्टर है स्मोक। तो आप अगर फायर में कहीं पे ट्रैप हो गए तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि स्मोक कहाँ से आ रही है वो पाथवे बंद कर दें। फॉर एग्जांपल किसी डोर से स्मोक आ रही है, किसी विंडो से आ रही है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बंद कर दें। अच्छा, जब आप इसको बंद कर देंगे तो आपके पास जो एनवायरमेंटल या स्मोक की जो इफेक्ट्स है ना, वो आपके पास मिनिमाइज हो गए। और नेक्स्ट ये कर ले कि आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें। इंफॉर्मेशन आप डिफरेंट मेथड से पास ऑन कर सकते हैं। आप किसी को ब्राइट कपड़ा दिखा के भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास रूम में टॉर्च है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है उससे भी किसी को कॉल कर सकते हैं। तो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन किसी को बता के और वहाँ पे आराम से रहे, कामली। ये नहीं करें कि आप जी पैनिक नहीं करें, ज़्यादा पैनिक नहीं हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप किसी जगह में ट्रैप हुए और आपके कपड़े को आग लग जाए, किसी और चीज़ को आग लग जाए, फिर क्या करें? जी, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, ये एक मेथड होता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आपके कपड़ों में आग लगी, आपके पास कोई चीज़ है नहीं, इसको किल करने का एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपको चलाना नहीं आती, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने आप को ज़मीन पे लेटा दें और रोलिंग शुरू कर दें। इससे क्या होगा, वो जो फायर है उस टाइम किसी भी चीज़, अगर आपके कपड़े हैं या कोई भी चीज़ हो, वो उस टाइम किल हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप जो फायर सेफ्टी के लिए या उस कंडीशन में होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपके पास हर अपार्टमेंट में, हर घर में आपके पास एक सेफ्टी प्लान होना चाहिए। सेफ्टी प्लान इस वजह से ज़रूरी है कि जितनी भी वहाँ के रेजिडेंट है उनको पता हो कि यार अगर इन केस फायर की इमरजेंसी आ जाती है या कोई और ऐसी इम्पैक्ट आ जाता है बिल्डिंग के अंदर जिससे लोगों को ख़तरा हो, तो उनके पास स्केप प्लान क्या है। तो ये अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्री में तो अवेलेबल होते हैं। जी, इमरजेंसी एग्जिट भी इसको बोल सकते हैं, इसको एग्रेस रूट भी बोल सकते हैं, इसको फायर एग्जिट रूट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो हमारे पास वर्क प्लेस में ये चीज़ें होती है। ऑफिस बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में हमारे पास फायर एग्जिट या एस्केप रूट डिफाइन होता है, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर में हमारे पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को बाउंड कर ले कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग हो वहाँ पे हर फ्लोर पे कम से कम एग्जैक्ट पाथ लोगों को डिफाइंड हो। तो अगर इन चीज़ों को हम फॉलो कर ले तो उस केस में हम न पैनिक क्रिएट करेंगे, न हमारे साथ और लोग जो कि फायर से नहीं पैनिक की वजह से इफेक्ट होते हैं, तो उनकी इफेक्शन हमारे पास कम से कम होगी। राइट। साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मरहले में कि क्या आपके इस शोबे में भी मिथ्स एंड कंसेप्शंस कुछ हैं? बिकॉज हम पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत सारी एक सुपरस्टिशन तो बहरहाल मौजूद है सोसाइटी में, तो हम बड़ी चीज़ों को जो है खुद अखज़ कर लेते हैं और फिर उनको प्रमोट भी करते हैं, मतलब क़त्ता नज़र इस चीज़ से कि वो हकीकत से उनका कितना ताल्लुक़ है या नहीं है। तो क्या फायर फाइटिंग या फायर सेफ्टी के शोबे में भी इस तरह के मिथ्स एंड कंसेप्शंस हैं कुछ? जी बिल्कुल है। ख़ासकर अगर हम फायर से रिलेटेड बात करें तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो बोला है कि आग लगी तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। एक मिसकंसेप्शन है कि यार फायर लग जाएगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप को निकालूंगा यहाँ से। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो बेसिकली आग किसी को देखता नहीं है कि ये कौन है या क्या है। तो एक ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ नहीं, ये मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। फायर जब लगती है तो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर केस कोई भी बंदा हो, कोई भी मटेरियल हो, किसी को भी इफेक्ट करेगा। तो ये लोगों में मिसकंसेप्शन है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में फायर ड्रिल्स होती है। तो मैक्सिमम लोग ये फायर ड्रिल से तंग होते हैं कि यार फायर ड्रिल फिर शुरू हो गया, तो वो इसके अवॉइड करते हैं कि यार मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, थर्ड मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट है ना, इसको हम यूटिलाइज नहीं करते।
जी। मतलब हमने चीज़ें तो रखी होती है ज़्यादातर, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि यार नहीं, ये हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों इसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। जैसे अगर इसको हम कंसिडर कर ले एक्सटिंग्विशर के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से, जी, तो डेफ़िनेटली। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, ये जब मैन्युफैक्चरर से आते हैं तो इसकी एक सर्टेन एक्सपायरी टाइम लाइन होती है, 5 ईयर्स मैक्सिमम होती है। हुँ, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार ये 5 ईयर में आग नहीं लगी तो बस इसको रहने दो, या 1 साल हो गया आग नहीं लगी तो इसको रहने दो। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, आप इसको यूटिलाइज़ करो। कल को इमरजेंसी का टाइम आ जाए तो आपको कम से कम ऑपरेशन तो पता हो। जी, बिल्कुल। तो इस तरह की और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन जो मेजर मिसकंसेप्शन है ना, वो एक तो ये कि लोग फायर ड्रिल इस टाइप की एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करते हुँ, कि यार इसकी हुँ, ज़रूरत नहीं है, और दूसरा है कि ये सोचते हैं कि यार हमें फायर कुछ नहीं कहेगा। राइट, ठीक जी है। जी। वैसे अगर हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें साथ भाई, तो एक इम्पोर्टेंट जो है वो हम मिस कर रहे हैं। मुमकिन है कि आप जो कैटेगरीज़ बता गए हैं, उन एक कैटेगरी में वो फ़ॉल करती हो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में, रोड पर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, तो वो कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करेगा? बेसिकली इसमें होता ये है ना कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जी, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो अथॉरिटी होती है उनके रूल्स होते हैं। ओके, पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप यूएई या किसी बाहर कंट्री में चले जाए तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट जी। और फायर इमरजेंसी किट हुँ, ये लाजमी होती है किसी भी गाड़ी के अंदर, हुँ। क्योंकि गाड़ी में भी आग लग सकती है कि जी, इंजन है बिल्कुल। ओवर हीट हो जाती है। और अगर हम ये देख लेना ऐसे, तो हमारे पास ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान में हुई भी है। हुँ, तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, इनको बाउंड कर ले, इनको बाउंड कर ले कि यार किसी भी गाड़ी, खासकर अगर सीएनजी गाड़ी हो, तो उसकी फिटनेस क्या है, हुँ, उसके पास सेफ्टीज़ क्या क्या है। तो अगर ये चीज़ें हम इंश्योर कर ले तो इसकी वजह से हम वो इंसिडेंट भी रिड्यूस करा सकते हैं। ओके, लेकिन उसको हम कैटेगराइज इन एसेंस इस वजह से नहीं करते कि हमारे पास उसकी जो ऑकरेंस के रेशियोज़ है वो बहुत कम है, ओके। बहुत कम है, हुँ, और हमारे पास कोई ऐसे रूल्स हैं नहीं। हुँ, मतलब अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास अभी तक कोई रूल्स ऐसे नहीं है कि यार जिसमें लोगों को बाउंड कर रहे हो, हुँ, या ट्रांसपोर्टेशन के कोई रूल्स हो कि जिसको हम फॉलो कर रहे हो। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को चाहिए कि इसकी प्रोटेक्शन इंश्योर कर ले, राइट। और इस वजह से हम इसको फर्दर कैटेगराइज वैसे नहीं अगर करते। डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए बहुत छोटे लेवल पे, तो अगर हमें अपनी गाड़ी है, जी। उसमें कौन-सी किट मौजूद होनी चाहिए? अच्छा, अगर हमारी पर्सनल गाड़ी है तो हमारे पास एक तो फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ओके, क्योंकि फर्स्ट एड किट ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। जी डेफ़िनेटली। तो अगर आप किसी ऐसे रिमोट लोकेशन पे हैं, आपके पास कोई फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक तो फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और फर्स्ट एड किट के हवाले से सबको प्रॉपर पता भी होना चाहिए कि यूटिलाइज इसको कैसे करना है। और राइट, दूसरा, हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए गाड़ी में। अच्छा, ये जो एक्सटिंग्विशर्स है ना, इसको हम डिफरेंट टाइप्स में ओके, क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर के एक्सटिंग्विशर होते हैं, हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर्स होते जी, हैं, हमारे पास क्लीन एजेंट के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वाटर के एक्सटिंग्विशिंग होते हैं। इसमें जो DCP है ना, ड्राई केमिकल पाउडर, जी, ये मैक्सिमम फायर पे काम करता है। ओके, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल फायर को अगर हम देखें तो वहाँ पे भी कभी कभार चल जाता है, लेकिन इश्यूज क्रिएट करता है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फायर है अप टू 70-80%, उस टाइप के फायर पे DCP एप्लीकेबल है। हुँ, तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो अपनी गाड़ी है उसमें कम से कम हमारे पास DCP का एक छोटा सा सिलेंडर पड़ा हो। हुँ, इसके डिफरेंट साइजेस आती है, डिफरेंट रेंज आती है, डिफरेंट कैपेसिटी आती है। तो उसमें जो सबसे छोटा होता है तकरीबन 2.5 kg का होता है, वो हमारे पास कम हर गाड़ी में होना चाहिए। हुँ, तो इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर खुदा न खास्ता हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ अवेलेबल होगी जी, फायर फाइट करने के लिए, गाड़ी को हम फर्दर नुकसान से बचा सकते हैं। राइट। तो जी। वैसे साद भाई अगर हम देखें कि गाड़ियों का तो आपने चलें बता दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ का भी आपने बता दिया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर क्या मतलब समझ रहे हैं कि फुली इक्विप्ड मैकेनिज़्म है फायर फाइटिंग का? अच्छा, इसके लिए अभी शुरू हुआ है, इनिशियल तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बिल्डिंग कोड्स बनाए हैं। ओके, तो जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है सेफ्टी से रिलेटेड। इसमें बेसिकली सारे रूल्स डिफाइंस हैं, जो ओके, हमारे पास जितने भी डिज़ाइन से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारे रूल्स उसमें डिफाइन है। लेकिन होता क्या है कि जो पाकिस्तान बिल्डिंग कोड से, वो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? मसला यही पे है कि जो हुँ, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनको ये चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो। तो है पाकिस्तान के अपने बिल्डिंग कोड्स है। राइट, इसके अलावा जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नाम से हुँ, एक इदारा अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे ओशा है, हमारे हुँ, पास यहाँ पे
फायर प्रोटेक्शन पाकिस्तान का अपना एक चैप्टर भी है, हाँ। तो ये डिफरेंट हमारे पास बॉडीज़ तो अवेलेबल है, राइट। लेकिन उनकी जो गाइडलाइंस है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट हो तो कोई रिजल्ट आएगा। इम्प्लीमेंटेशन जी, नहीं है आपके इम्प्लीमेंटेशन पास। का इशू है। देख रहे हैं अभी भी इस वक्त हम देही सिंध में या फिर कहीं पर देहाती जी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर पता नहीं किस मॉडल की जो है ना वो फायर फाइटिंग व्हीकल्स खड़ी हुई हैं गवर्नमेंट साइड पे, जी, पता इम्प्लीमेंटेशन है। नहीं और है। वो भी वहां पर हमारे यहाँ तो ये होता है कि सिंध के देहाती इलाकों में जी, वो फिर किसी वडेरे जागीरदार सरदार एमएनए एमपीए की जमीन को पानी देने के लिए यूज होती है। नहीं आप इसको छोड़ के अगर आप बड़ी सिटीज़ में भी देख लें, मेगा सिटीज़ में, जी, तो आप उधर भी देख लेंगे, मतलब यही यही इम्प्लीमेंटेशन हालत नहीं है। है। ठीक है। मतलब लोगों की विल है, हम्म। लोग करना चाहते हैं, लोग प्रमोट भी करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जी, उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ओके बड़ा इशू है। ये फंक्शनिंग नहीं है कि नहीं है। इदारे नहीं है, इदारे हमारे पास सारे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, रूल्स हमारे पास सारे मौजूद है, हमारे अपने बिल्डिंग कोड्स है, जैसी भी है इनएफिशिएंट है जो भी है, लेकिन एक चीज़ अवेलेबल है। अवेलेबल है। अब इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? हाँ। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे वो हमारे पास फ्रूटफुल नहीं है। ओके साहब जी भाई, अगर आपसे मैं पूछूं एक फायर कंसल्टेंट होने के नाते, जी क्या कभी आप बता रहे हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ तो आप काम करते हैं, फ्रीक्वेंटली जी जी करते हैं, जी गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का कभी मौका मिला? क्या ये चीज़ एवेल्यूएट कभी आपको करने का मौका मिला कि उनके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं? असल में पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ना वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। ओके। प्राइवेट सेक्टर में लोग इन चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। राइट। अगर हम कंपेयर कर ले गवर्नमेंट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एंथुसियास्टिक है इन चीज़ों को राइट। इंश्योर कराने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में होता ही है कि अगर आप पाकिस्तान की देख भी लें तो पाकिस्तान में कोई एक दो ही मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं, तो वहाँ पे ये रूल्स इस वजह से एप्लीकेबल ही नहीं है। लोग न तो अप्लाई करते हैं सही है, न उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि मतलब वहाँ पे इनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो या वो इम्प्लीमेंट कर सकें। गवर्नमेंट सेक्टर में अलबत्ता इंस्टीट्यूट्स है जैसे रेस्क्यू 1112 है, जी। बहुत सारे इदारे अवेलेबल है जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, उनको एम्पावर करती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन ये चीज़ें इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, अगर कोई क्लासिफाइड सेक्टर्स है तो वहाँ पे लाजमी होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि यार पब्लिक डोमेन्स में, तो पब्लिक डोमेन में हमारा प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादातर अवेलेबल है। ओके साथ भाई, अभी हम अगर थोड़ा इसके फील्ड आपकी जो है पर्टिकुलर उसको एज अ कैरियर हम देखें तो क्या उसके लिए इंजीनियरिंग या कोई स्पेसिफिक डिग्रीज ज़रूरी हैं, या फिर मैं आपसे मज़ीद अगर पूछना चाहूँ कि आप हमें एलाबोरेट करें कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इस फील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अच्छा, इसको बिल्कुल हर लेवल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं जी। टेक्निकल ओके। साइड पे हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं ठीक है। टेक्निकल साइड पे हूँ, क्योंकि जितनी भी जो भी इक्विपमेंट हो इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग होती है। जी। तो अगर आप बेसिकली बिहाइंड एक प्रोडक्ट के बिहाइंड आप प्रिंसिपल्स या उसकी डिज़ाइन, इन चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना चाहे तो इसके लिए इंजीनियरिंग ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल फायर सेफ्टी के लिए इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। अगर आपने बैचलर किया है तो आप कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करके किसी भी इदारे में आप एज ए करियर इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसमें ब्राइट चांसेस है अगर हम देख लें मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगी, जहाँ पे भी इंजीनियरिंग होगी, वहाँ पे सेफ्टी कंसल्टेंट, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी पर्सनल की ज़रूरत हर सूरत होगी। तो अगर आपने सेफ्टी का बेल्ट पिक करना है तो इस फील्ड में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान में देख लो तो इसमें काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत सारे लोग इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हो, आप एज अ बैचलर नेबोश आयोशकर की भी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर भी नहीं है तो आप मैट्रिक के बाद भी डिप्लोमा करके फील्ड में आ सकते हैं। ओके, लेकिन जी जी। इसके मुतालिक कोई और ऐसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस या अच्छा, कोर्सेज? इससे मुताल्लिक़ जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है ना, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नाम से, NFPA। वो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है USA का। वो बेसिकली क्या करती है, वो इससे रिलेटेड डिज़ाइनिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करवाती है। तो वो एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कहलाती है। तो इसमें होता ही है कि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी पे पूरा उतर रहे हैं, तो आप उनसे भी रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है। इवन ये कि ये आजकल इंजीनियरिंग में एक नया फील्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ है, फायर प्रोटेक्शन, जो कि पहले नहीं होता था। तो आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। इवन ये कि लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग अलग फील्ड है, ओके। उसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में किस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं। आप एज ए कंसल्टेंट आना चाह रहे हैं तो कंसल्टेंसी के लिए आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, जो अगर आपके पास है तो आप
इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप फायर फाइटिंग में आना चाह रहे हैं तो फायर फाइटिंग के लिए आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमास वगैरह। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पैटर्न पे आना चाहिए, किस डोमेन में आना चाह रहे हैं। तो हर डोमेन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। राइट। वैसे तो साद भाई हमारी आज की ये जो गुफ्तगू है वो पूरी जी ही एक अवेयरनेस पर है जी और जी लोगों को एजुकेट करने पे है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, कि हमारा जो एक आम शहरी है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा रिगार्डिंग योर फील्ड? बेसिकली मैं दो चीज़ डिफाइन करूँगा। जी जी जरूर। बेसिक एक तो ये है ना कि हमें इन चीज़ों के खिलाफ ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ओ राइट। अगर हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, बातें मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे और बंदे भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करें। हाँ, इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? शुरू करेंगे अपने आप से। अगर हम अपने घरों से ये चीज़ें इंश्योर कर लें कि यार हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें प्रिवेंशन के स्टेप्स चाहिए, जो हमें फर्दर एक्शन उठाने हैं, अगर ये हम अपने आप से शुरू करें तो हम एक चेंज ले आएंगे। जब तक हम अपने आप से शुरू नहीं करेंगे तो हम ये चेंज नहीं ला सकते। जी दूसरी पॉइंट मैं ये करूँगा लास्ट के, हमें ना लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं इनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो आपने ही इनको एजुकेट करना है राइट। कि यार ये फायर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, फायर से क्या क्या हो जाता है। मतलब अगर हम ऐसे देख लें ना, इंजरीज हाँ या डिसेबिलिटीज़, तो वो भी एक ऐसा इम्पैक्ट है इसका कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको जी हम वेट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि इसको हम एजुकेट भी करें लोगों को। जो लोग जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, हाँ हाँ उनको भी हम अवेयरनेस दे दें कि यार ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। ठीक तो अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम फायर से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है इसको हम फैला भी सकते हैं, और हम ये चीज़ें, ये इंसिडेंट्स, इसके रेशो को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। राइट। ये तो आपका मैसेज था, लेकिन जी जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हैव यू स्टडीड एलए वाइल्ड फायर्स, मतलब वाज दैट सोनली बेस्ड ऑन क्लाइमेट या फिर कोई और रीजंस है उसके? बेसिकली इसकी अभी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो अभी तक जनरेट नहीं हुई ओके कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है। लेकिन अगर हम कंसिडर कर ले उस एरिया को, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर क्लाइमेट से रिलेटेड ही इसका इम्पैक्ट लगता है। ओके। ये क्लाइमेट की वजह से ही ये फायर जनरेट हुई है वहाँ पे, क्योंकि यूएसए में ना ज़्यादातर जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है ना वो अभी आना शुरू हुए जो जी क्लाइमेट की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वाइल्ड फायर्स भी बहुत जनरेट होते हैं। तो ये जो लॉस एंजलिस वाला स्पेसिफिक वाक़या है, इसमें मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज ही हो सकता है, क्लाइमेट फैक्टर ही हो सकता है। राइट। सो नाइस ऑफ यू, वंस अगेन थैंक यू। थैंकफुल टू यू साद भाई कि आपने टाइम दिया और हमारे जी जी पॉडकास्ट में। बिल्कुल, जब भी ज़रूरत हो इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। थैंक यू सो थैंक यू वेरी फॉर मच। योर सो टाइम। व्यूअर्स, साद भाई के साथ आज ये फायर सेफ्टी अवेयरनेस पर एक सेशन था हमारा, पॉडकास्ट आपकी खिदमत में हाजिर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन यह है कि जब जब अगर हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनको प्रमोट करना चाहिए, और जो हमारे इर्द गिर्द पब्लिक है उनको इन चीज़ से आशना करना चाहिए। आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप हमें contact.3d podcast@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। फर्दर वी विल लव टू लिसन यू इन आवर कमेंट बॉक्स एज वेल, और कमिंग पॉडकास्ट में एक और मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।